हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2020 से लेके 2017 तक के जो प्रीवियस ईयर के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो जो कि टर्म 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं। तो आप अगर इसको बना के जाते हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स को एकदम एक्यूरेट सही बना के आ सकते हैं एग्जाम से। तो बी केयरफुल हो करके अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चंस को जरूर बना के जाएं, ठीक है। वीडियोस भले भी ना देखें, लेकिन आप वहां के क्वेश्चंस डाउनलोड करके बना के जाएं, ठीक है। और हम जो है केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क्स के हैं और 2 मार्क्स के हैं, यही क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसी को वो ऑब्जेक्टिव बनाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। और एक और बात, जैसे ही आपका पेपर होगा खत्म, उसके जस्ट 2-3 घंटा के बाद वीडियोस आपका अपलोड हो जाएगा और आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, या फिर हम हो सकता है कि लाइव क्लास ले लें जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसके 1 घंटे 1.5 घंटे बाद, ठीक है। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जब हम लाइव आएँ तो आप मेरे सॉल्यूशंस को देख पाएँ और अपने आंसर को मैच करा पाएँ कि आपने सही बनाया कि नहीं। तो सबसे पहले हम 2020 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, और जिसके 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में लिखा गया है कि इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ टी 2 इंटू ए ट्रांसपोज। जरा सोचो कि ए का जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखते हैं, ए का जो डिटर्मिनेंट दिया है वो हमें दिया है 5, और ए को बताया गया है कि ये 3x3 का मैट्रिसेस है। अब हमसे जो पूछ रहा है वो 2 इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। सबसे पहली बात कि ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट नहीं बदलता है, ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है, लेकिन हमको ए का डिटर्मिनेंट 5 पता है, लेकिन हमसे ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ना पूछ के बल्कि ए ट्रांसपोज के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन किया है। तो जरा सोचो कि ये जो 2 है वो ए ट्रांसपोज के अंदर 3 बार घुसा हुआ होगा, बिकॉज ऑफ ए जो है वो मैट्रिक्स था 3x3 का। तो अगर ए एक मैट्रिक्स है 3x3 का, तो ये ए बी सी है, ये डी ई एफ है, ये जी एच आई है, कुछ भी मान लो। तो ये जो मैट्रिसेस है, जब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये 2 इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। ये मैट्रिसेस का रूल है, ठीक है। तो इस कारण से भले आप ट्रांसपोज भी लोगे तो बस रो और कॉलम बदलेंगे, ये वाला रो यहाँ आ जाएगा, ये वाला रो दूसरा कॉलम में आ जाएगा, ये तीसरा वाला रो तीसरा कॉलम में आ जाएगा। लेकिन 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो एवरी एंड ईच एलिमेंट्स में इस 2 का मल्टीप्लाई होगा, और उसका जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तब हमको लेना है डिटर्मिनेंट। तो जरा सोचो कि 2 इसमें भी चला गया, 2 इसमें भी चला गया, 2 इसमें भी चला गया, सब में चला गया। तो अब हम डिटर्मिनेंट जब लेते हैं तो क्या होता है डिटर्मिनेंट में इस रो से भी 1-2 को हम बाहर खींच सकते हैं, कॉमन है, तो इस रो से भी हम 1-2 कॉमन कर सकते हैं, और इस रो से भी हम 2-1 कॉमन कर सकते हैं। फिर आएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और इसका डिटर्मिनेंट हमें दिया गया है 5, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट दिया गया है 5। तो ये 2 दूना 4 दूना के 8 हुआ, और इसका डिटर्मिनेंट हमको 5 मालूम है, तो 8 5 40, यानी कि 40 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, जरा पढ़िए। इसमें कह रहा है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन 1 माइनस आई का पावर क्यूब प्लस ए इज इक्वल टू। जरा सोचो कि अगर आपको ए स्क्वायर का वैल्यू ए दे दिया और तुमसे पूछ रहा है कि आई माइनस ए का होल क्यूब और प्लस में ए का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले ए माइनस बी का होल क्यूब लिखो। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब है ना, माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये अब प्लस में ये a पहले से जो लिखा हुआ है, i का क्यूब i ही हो जाता है, माइनस a का क्यूब को a स्क्वायर के फॉर्म में लिखने का कोशिश करो, तो वो लिख सकते हो a इंटू ए स्क्वायर, a क्यूब को, माइनस आई का मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई होता है तो वो ए ही रह जाता है, तो ये 3a ही हो जाएगा। आई जो होता है वो यूनिट मैट्रिक्स की तरह वर्क करता है, और यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आई जो होता है वो 1 की तरह ट्रीट करो। अगर कोई मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो आई को 1 की तरह ट्रीट करो, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू ए ही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। फिर प्लस उसी तरह से ये
I1 की तरह मल्टीप्लाई होगा तो ये 3a² हो जाएगा और प्लस a। अब जरा बताओ कि a² का वैल्यू इन्होंने बोला है a, तो a² की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये a² की जगह पे हम a लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 ऑफ a प्लस 3 रहेगा और a² की जगह पे हम वापस से a लिख सकते हैं प्लस a, तो 3a और माइनस 3a ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे बताना ये i है, ये माइनस a² होगा, है ना, और प्लस में a होगा। अब जरा बताओ a² का वैल्यू अगर a है तो अगर यहाँ पे तुम a लिखोगे तो ये माइनस a और ये प्लस a कैंसिल हो जाएगा और बचेगा तुम्हारा i। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन i। ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और वो क्या है आप समझ सकते हो। इसमें बहुत सारा बच्चा आंसर कर देगा 3π/5, है ना, टेन इनवर्स ऑफ tan 3π/5 का आंसर बहुत लोग कर देगा 3π/5, जो कि गलत है। इस ऑप्शन को गलत काट दोगे। क्यों काट दोगे गलत? क्योंकि π/5 का वैल्यू पहले देखो, पाई का वैल्यू 180/5, तो 5 तिया 15 और 3 0, 5 6 30, तो 6 तिया 18 और 3 तिया 9 108 डिग्री। अब बताओ कि टेन इनवर्स का रेंज -90 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ही होता है, तो ये 108 डिग्री थोड़ी दे देगा। तो टेन इनवर्स ऑफ tan थीटा को थीटा तभी लिख सकते हैं यदि उसका रेंज -π/2 से लेके π/2 के बीच में हो, यानी कि -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो। तो ये तो अपना रेंज जो है वो इसके अंदर नहीं रख रहा है, बाहर रख रहा है। तब हम इस चीज़ को टेन इनवर्स, याद रखना, टेन इनवर्स ऑफ tan थीटा को हम ऑलवेज थीटा नहीं लिख सकते हैं। वो थीटा अगर इस रेंज में आएगा तभी उसको लिख सकते हैं, तो इसलिए ये ऐसे नहीं करते हैं। फिर कैसे करते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज्योमेट्री बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का रोटेशनल एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और वो क्या है? टेन इनवर्स। हमको ये पता चल गया था कि ये लगभग 108 डिग्री था, तो 108 डिग्री का मतलब हुआ कि हमको इसको -90 से 90 में मैनेज करना है। तो अगर हम जरा सोचो कि इसमें से हम 180 डिग्री घटा दें तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, वो अपने आप हमारे रेंज में आ जाएगा। क्योंकि 180 डिग्री को अगर घटाओगे, है ना, 180 डिग्री, तो ये बचेगा 2, ये हो जाएगा 7, 72 डिग्री माइनस में, तो -72 डिग्री हमारे रेंज में आता है। तो हम ये चाहेंगे कि क्या हम इसके अंदर ऐसे 3π/5 को -π अब प्लस 3π/5 लिख सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले लिख के देखो कि लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा -π करने से ही ये हमारे रेंज में, यानी कि जरा सोचना, इसका वैल्यू जो है ना -72 डिग्री है, जो कि हमारे रेंज में है, -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। लेकिन क्या टेन इनवर्स इस tan को -π प्लस 3π/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसका जवाब पाने के लिए तुम्हें यह सोचना होगा कि टेन का रेंज क्या होता है। टेन -π का मतलब घुमाव ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, माइनस का मतलब, अब प्लस में करने की मतलब हुआ कि इस तरह से होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेन -π प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो -π प्लस थीटा का वैल्यू tan थीटा ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan ऑफ थीटा, इस थीटा को हम टेन -π प्लस थीटा भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। tan 3π/5 के ही बराबर ये भी वैल्यू है, tan -π प्लस 3π/5। एक और बात बता देते हैं कि tan के अंदर, टेन के आर्गूमेंट में आप पाई जोड़ो चाहे पाई घटाओ, 2π जोड़ो चाहे 2π घटाओ, 3π जोड़ो चाहे 3π घटाओ, यानी कि टेन के आर्गूमेंट में से nπ तुम जोड़ो चाहे घटाओ, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इसको अगर डिटेल से समझना चाहते हो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके क्लास 12th का देख सकते हो, बहुत अच्छे से समझाए हैं, वैसे आप समझ गए होंगे। तो अब हम ये लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ tan -π प्लस 3π/5। अब ये हमारे रेंज में आ रहा है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा -π प्लस 3π/5। क्यों? क्योंकि -72 डिग्री टेन इनवर्स के रेंज में आता है। अब इसको अगर एलसीएम लिया जाए तो ये 5 होगा और ये हो जाएगा -5π और प्लस 3π, यानी कि -2π/5, -2π/5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 2020 में नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, वो वेक्टर का है, और वेक्टर तो हमारा इसमें पूछ नहीं रहा है इस साल। तो जो भी 2020 का हमारे टर्म 1 के सिलेबस में क्वेश्चन नहीं है उसको हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे जो एग्जाम में आ रहा है बस वही करने वाले हैं हम टर्म 1 के। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर इज। तो ये भी वैसे सिलेबस में नहीं है, वैसे बता देते हैं तुम्हें इसका आंसर कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अगर 2 है, अगर ऑर्डर 2 है तो उसका कांस्टेंट भी 2 आता है, लेकिन पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, जनरल सॉल्यूशन नहीं। जनरल सॉल्यूशन में
अगर जितना ऑर्डर होगा उतना कांस्टेंट आता है, लेकिन अगर सॉल्यूशन पार्टिकुलर हो गया, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं आता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। जनरल सॉल्यूशन में अगर डबल डिफरेंशिएशन हो, dy/dx² हो, तो कांस्टेंट 2 आता है, लेकिन अगर पार्टिकुलर सॉल्यूशन है तो उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं आएगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा 0। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है जो कि नहीं है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3D का है जो कि नहीं है, फिर प्रोबेबिलिटी का है जो कि नहीं आ रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, LPP का, वो आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज आर 0, 0, 4, 0, 2, 4, 0, 5 इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू ax प्लस b। z का मैक्सिमम वैल्यू इन्होंने बोला है कि ax प्लस by है, ax प्लस by है। अकर्स एट बोथ 2,4, 2,4 पे भी हमारा मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है, एंड 4,0 पे भी मैक्सिमम पॉइंट ही मिल रहा है। देन क्या रिलेशन होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो z का मैक्सिमाइज करना है वो 2,4 पे भी मिल रहा है और 4,0 पे भी मिल रहा है। तो अगर 2,4 पे भी इसका मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है तो इसको डालेंगे तो हमारा z का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, जरा देखो। x के जगह पे 2 रखना है और y के जगह पे 4 रखना है, तो ये हो जाएगा 2a अब प्लस 4b, और यही मैक्सिमम वैल्यू 4,0 पे भी मिल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दोनों जगह सेम मिल रहा है। तो 4a और y की जगह पे अब 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब जरा बताओ कि 2a को अगर उधर भेज दें तो 4b बराबर हो जाएगा 2a। अब हम 2 से इसको काट सकते हैं 2 बार में, यानी कि हमारा a बराबर आ गया 2b, a बराबर 2b, a ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसका। ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखा जाए। कह रहा है कि अ रिलेशन कैपिटल आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा रिलेशन आर? इफ a1, a2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज a2, a1 बिलोंग्स टू आर। साइमेट्रिक रिलेशन, अगर a1, a2 हमारे रिलेशन में मौजूद है और ये इम्प्लाई कर रहा है कि a2, a1 भी हमारे उस रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब तो सीधा ही हुआ कि साइमेट्रिक रिलेशन होगा, तो इसमें साइमेट्रिक भर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय द fx इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x। हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो बॉक्स ऑफ x है, और बोला है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 2 है। इसी इंटरवल में केवल चेक करना है। इज डिफरेंशिएबल 8, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। अगर इस डोमेन में देखा जाए तो x के किस वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है? तो हमको मालूम है कि इंटीग्रल वैल्यू पे हमारा कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो अगर 0 और 2 के बीच में इंटीग्रल वैल्यू देखा जाए तो x बराबर 1 है, तो x बराबर 1 पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वैसे 0 पे भी नहीं होगा, लेकिन 0 पे हमको बताना ही नहीं था, 0 के बाद बताना था और 2 के पहले बताना था। 0 के बाद और 2 के पहले में हमारा फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो है 1 पे। वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ भी आप जानते होंगे, कुछ इस तरह से बनता है। 0 पे ये, ठीक है ना, ये 1, ये 2, ये 3। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो 0 ओपन से लेके हमको चेक करना था 2 ओपन तक, तो 1 पे ही ना डिसकंटिन्यूअस है, जंपिंग है, तो इसीलिए भी आंसर हो जाएगा 1। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है मैट्रिक्स का कि इफ़ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस A ट्रांसपोज। सोचो कि अगर कोई मैट्रिसेस 3x2 का है, 3x2 का मतलब 3 गो रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो और कॉलम 2 गो, तो अगर इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा? ट्रांसपोज लोगे तो ये रो जो है वो कॉलम में बदल जाएगा, तो 3 गो रो था तो 3 गो कॉलम बदलेगा, और ये जो कॉलम है वो 2 गो रो में बदल जाएगा, यानी कि रो तो 2 गो ही हुआ और कॉलम 3 गो हो गया, यानी पलट जाएगा ऑर्डर। ट्रांसपोज लेने से ऑर्डर पलट जाएगा। ठीक है ना, आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हो। ए बी है, सी डी है, ई एफ है, तो ये कितना का मैट्रिसेस हो गया हमारा? तो ये हो गया 3x2 का। अब जरा ट्रांसपोज लो, तो जब ट्रांसपोज लोगे तो ये ए बी बनेगा इधर ऐसे, ये सी डी बनेगा ऐसे, और ये ई एफ बनेगा ऐसे। तो अब इस मैट्रिसेस को देखो ध्यान से, ये 2 गो ना रो है, पहला रो दूसरा रो, और कॉलम 1 2 3 गो हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2x3। अगला कह रहा है कि अ स्क्वायर मैट्रिसेस ए इज सेड टू बी स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जरा सोचो साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू साइमेट्रिक, देखो जो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसमें जो सेम वाला चीज़ सेम होता है ना, और बाकी कहानी, अब यहाँ -5 है तो यहाँ भी -5 होगा, समझ रहे हो आप?
यहाँ -6 होगा तो यहाँ भी -6 होगा, यहाँ अगर सॉरी यहाँ -6 होगा तो यहाँ -6 होगा, और यहाँ अगर 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा। और इसमें क्या होता है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अपोजिट साइन। अगर ई माइनस है तो ई प्लस, ई माइनस है तो ई समझ रहे हो प्लस, आई अगर प्लस में है तो ई माइनस, ऐसे होता है। और यहाँ वाला जो एलिमेंट होता है वो 0 होता है सारा का सारा, ठीक है। तो स्क्यू मैट्रिसेस में क्या होता है ये पूछ रहा है कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी स्क्यू इफ, प्रॉपर्टी पूछ रहा है। इसका मतलब ए जो होगा वो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज होगा, ठीक है ना, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज होगा। ये बहुत ही आसान सा है। या फिर अगर ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो माइनस ऑफ ए के बराबर होगा। जरा सोचो कि तुम अगर इसमें माइनस से गुना कर देते हो तो क्या होगा, माइनस से गुना करने से इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो इस सारा का सारा आप करके देख सकते हो, है ना, आप करके देख सकते हो। माइनस का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी मैट्रिसेस में तो उस सब में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो उसका ट्रांसपोज लेने से वो बदल जाता है, ठीक है ना। तो दोनों लिख सकते हैं आंसर में। अगला क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व वाई स्क्वायर बराबर 8x एट ओरिजिन इज। तो सबसे पहले बहुत आसान क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर बराबर 8x का अगर तुम कर्व ड्रॉ कर लो तो ये बहुत आसान होगा। वाई में स्क्वायर है तो वाई का स्क्वायर है अगर, तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। वाई नेगेटिव हो सकती है लेकिन वाई का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर मतलब ये LHS पॉजिटिव हो गया, और LHS पॉजिटिव हो गया तो ये वाली क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव हो गई। तो इसका मतलब x ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये पैराबोला तो है, ये मालूम है, लेकिन ये खुलेगा कहाँ, ऊपर खुलेगा कि राइट साइड खुलेगा कि लेफ्ट साइड खुलेगा, कहाँ खुलेगा, तो ये खुलेगा राइट साइड, ऐसे। क्यों राइट साइड खुलेगा, क्यों राइट साइड खुलेगा, क्योंकि इसमें x ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि y का स्क्वायर है, तो ये उधर ही खुलेगा। तो अब जरा सोचो कि यही तो टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल कौन हुआ, x एक्सिस। तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0। तो इन्होंने बोला द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व वाई स्क्वायर बराबर 8x एट ओरिजिन इज। ओरिजिन पे जो नॉर्मल का इक्वेशन होगा कर्व का वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा y बराबर 0, ठीक है ना। ये कर्व ट्रेसिंग में आपको बताया गया होगा क्लास 11th में ही, ठीक है ना। नहीं तो आपको नॉर्मल का इक्वेशन अगर निकालना है तो आप निकाल भी सकते हो डिफ्रेंशिएशन करके। अगर कोई और कर्व का निकालना होगा तो उसके लिए सीख लीजिए। वाई स्क्वायर बराबर हमको 8x दिया है तो आप क्या कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लो, तो 2y और y का हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 8। अब हम कहेंगे कि dy बाई dx कितना आ गया, तो dy बाई dx आ गया, 2 से काट दो 4 बार में, तो आपका हो गया 4/y, क्या हो गया 4/y। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब अगर हम ओरिजिन पे पूछा है तो सबसे पहले ओरिजिन पे पूछा है तो ये सोचो कि इसका डिफरेंशिएशन तो अनडिफाइंड होगा ओरिजिन पे। तो इसका मतलब तो यही ना हुआ कि अगर नॉर्मल का डिफरेंशिएशन निकालना है, आपको मालूम होगा ना कि अगर टेंजेंट है और नॉर्मल है तो टेंजेंट का अगर स्लोप m है तो उसके नॉर्मल का स्लोप माइनस ऑफ 1/m होता है ना, माइनस ऑफ 1/m होता है। तो अगर टेंजेंट का स्लोप 4/y है तो उसके नॉर्मल का जो स्लोप होगा, मतलब स्लोप जो होगा वो नॉर्मल का वो हो जाएगा -y/4। तो ओरिजिन पे ही चाहिए, तो अगर ओरिजिन पे ही चाहिए तो y का वैल्यू 0 डालोगे, तो y का वैल्यू 0 डालोगे तो इसका मतलब स्लोप हो गया 0, और स्लोप हो गया 0, स्लोप हो गया 0। इसका मतलब कि उस इक्वेशन में, उस इक्वेशन का जो स्लोप है, जैसे आप y बराबर mx प्लस c लिखते हो, उसमें m तो 0 हो गया तो स्लोप तो 0 हो गया, तो y बराबर c। अब y बराबर c में क्या लिखें, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन पे तुम ओरिजिन ही पे निकालना है, तो x बराबर यदि 0 डालोगे तो y बराबर तुम्हारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो पॉइंट तो हमें मालूम है ना कि x बराबर 0 तो y बराबर 0, तो x बराबर 0 पे y बराबर 0 में अगर हम नॉर्मल का इक्वेशन लिखना चाहें तो नॉर्मल का इक्वेशन तो दो तरीका से लिख सकते हैं। एक तो हो गया y माइनस y1 बराबर m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, ऐसे ही लिख लो, ये ज़्यादा बेहतर है। y माइनस y1 की जगह पे ओरिजिन लिखोगे, और m तो स्लोप 0 ही आ चुका है, और x माइनस x1 की जगह पे भी 0 ही लिखोगे, तो y और ये भी 0 से इंटू होगा तो 0, तो y बराबर 0, इस तरह से, ठीक है ना। तो एक ये भी तरीका था। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी में और करके पूछा है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीजेज एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेज एट अ यूनिफॉर्म रेट, तो रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि dr/dt, रेडियस ऑफ
सर्कल इंक्रीजेज एट यूनिफॉर्म ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 3 सेंटीमीटर मैंने सेंटीमीटर रेडियस का हो गया, टाइम हो गया वो, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dr/dt हमें दिया है, पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग है। कह रहा है कि एट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 सेंटीमीटर एरिया इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम dA/dt निकालें तो क्या आएगा? पाई बाहर, आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2r और फिर r का डिफ्रेंसिएशन t के रेस्पेक्ट में, तो dr/dt। याद रखिएगा, r का डिफ्रेंसिएशन फिर t के रेस्पेक्ट में, पहले r स्क्वायर का किए तो 2r हुआ, फिर r का करोगे तो dr/dt होगा। समझ रहे हो आप? अब देखो यहाँ पे 2 पाई और इस इंस्टेंस पे रेडियस का वैल्यू हमें दिया है पहले ही कि 2 सेंटीमीटर उस टाइम पे रेडियस हो रहा है ना। द रेडियस ऑफ द एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस के 2 रखेंगे, dr/dt हमें 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया, यानी कि 3 हो गया, तो 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि dr/dt में का सेंटीमीटर और रेडियस में का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये dr/dt में का पर सेकेंड ई हो गया। तो इसमें भरा जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो दिया ही है। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बना के देगा आपको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका वेक्टर का, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका मैट्रिसेस का। कह रहा है कि इफ A इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मैट्रिसेस, देन द फाइंड A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो आप एक फार्मूला याद रखें, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A का जो फार्मूला होता है वो आपका फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, यही फार्मूला होता है। और नहीं तो आपको अगर A दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 2 0 0, फिर -1 2 3 और 3 3 5, तो इससे आप क्या कर लें, एडजॉइंट ऑफ A निकाल लें। एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकाला जाता है? प्रत्येक नंबर का कोफैक्टर्स निकाला जाता है। प्रत्येक नंबर का क्या निकाला जाता है? कोफैक्टर्स, और उस कोफैक्टर्स का लेना पड़ता है ट्रांसपोज, तब हमारा आता है एडजॉइंट ऑफ A। तो सबका कोफैक्टर निकाल के जब ट्रांसपोज लोगे तो जब एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा, उस एडजॉइंट ऑफ A का A से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा। नहीं तो फार्मूला क्या है? A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। यानी कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A का जो फार्मूला होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, और इसका डिटर्मिनेंट अगर इस रो के अलॉन्ग निकालें तो ये तो 0 ही 0 है, तो कह लो इस पे टूटेगा। तो 2 इंटू ये कट गया, ये कट गया, 5 दूना के 10 और माइनस 3 तिया के 9, तो ये हो जाएगा 1 यानी कि 2, तो ये 2 हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू। और I जो होता है आप जानते ही हैं 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। तो इसका यही आंसर हो गया। अब है इंटीग्रेशन का जो आएगा नहीं, फिर इंटीग्रेशन नहीं आएगा, फिर इंटीग्रेशन नहीं आएगा, फिर प्रोबेबिलिटी का नहीं आएगा, इंटीग्रेशन नहीं आएगा। अब जो सेक्शन बी है वो आपका 21 से लेके 26 तक, यानी कि 5 क्वेश्चन, 21 22 23 24 25 26, यानी 6 क्वेश्चन 2 2 नंबर का। तो हम ये चाहेंगे कि आप 2 2 नंबर का भी क्वेश्चन कम से कम कर लें, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन देने की आशा है। तो 6 क्वेश्चन और करा देते हैं हम आपको, बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट, तो इसमें प्रूव दैट की जगह पे पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स को एक्चुअली हमें प्रूफ करके लाना है 2 cos इनवर्स x। तो ये देखो कैसे आएगा। सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, और एक ऑप्शन में ये देगा, और एक ऑप्शन में 2 साइन इनवर्स x देगा, एक ऑप्शन में है ना 2 tan इनवर्स x देगा, ऐसे करके देगा। समझ रहे हो आप? तो जो सही होगा, सही कौन होगा? जो प्रूफ दैट है। अगर ये साबित करना है हमको तो यही ना लाना होगा। तो उसके लिए क्या करो तुम, हाँ ये जरूर दिया रहेगा, x का तुमको रेंज दिया रहेगा कितना, 1/√2 से लेके 1 तक। देखो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखते ही और यहाँ पे 2x देखते ही तुम x के जगह पे आराम से साइन थीटा पुट कर दो। क्या पुट कर दो? साइन थीटा। x की जगह पे जब तुम साइन थीटा पुट करोगे तो यहाँ पे हम थीटा बराबर क्या लिख देंगे, थीटा बराबर यहाँ से क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x, ठीक है ना। और यहाँ तो ध्यान देना x का वैल्यू उसी रेंज में है, तो अगर x का वैल्यू उसी रेंज में है तो थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक आ गया, थीटा हमारा आ गया
45 डिग्री से लेके, क्योंकि 1/√2 पे कितना होता है 45 डिग्री, तो π/4 से लेके हमारा हो गया 1 यानी कि π/2 तक, ये भी ध्यान देना है। अब थीटा की जगह पे अगर हम साइन इनवर्स एक्स की जगह पे अगर हम साइन थीटा पुट करें तो जरा बताना हमें कि √1 - x² है, इसका मतलब क्या हुआ, √1 - x² की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब तो यही ना हुआ कि √1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो वो हो गया √cos स्क्वायर थीटा। अब थीटा का वैल्यू अगर π/4 से π/2 तक है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो cos स्क्वायर थीटा तो सिंपल हम cos थीटा ही लिखेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, अब जरा इसको देखो, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 × x की जगह पे साइन थीटा और इंटू 1 - x² की जगह पे अब हो जाएगा cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा × cos थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब देखो थीटा का वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, तो वो दिया है π/4 से लेके π/2 तक, है ना, π/4 से लेके π/2 तक। तो अगर हम 2 थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कटेगा, तो π/2 से लेके पाई तक। तो यहाँ पे ये जो रेंज है ना साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा का, वो 2 ठो आ गया, π/2 से लेके पाई तक। तो तुम्हें इसमें 2 पार्ट में करना होगा आंसर को, समझ रहे हो, इसमें 2 पार्ट्स पे करना होगा आंसर को। तो उससे बढ़िया है कि तुम, एक तो ये हुआ कि अगर 2 थीटा π/2 होगा, अगर 2 थीटा π/2 होगा तो डायरेक्ट 2 थीटा कर दो, यानी आंसर हो जाएगा 2 sin इनवर्स x। समझ रहे हो, कब, जब थीटा का वैल्यू हमारा π/2 होगा तब। समझ रहे बात को, यानी कि थीटा तो दिया नहीं था, इसका मतलब x बराबर क्या होगा 1। लेकिन अगर x बराबर 1 से अगर, हाँ x बराबर 1 हुआ, लेकिन अगर 1 से कम हुआ, यानी कि थीटा का वैल्यू तुम्हारा अगर π/2 से ज़्यादा हुआ और अगर पाई से कम हुआ, अगर पाई से कम हुआ, तब हमको इसको इंटरचेंज करना होगा इस एंगल को, क्योंकि 90 डिग्री से यदि बढ़ता है तो हमको मालूम है कि साइन इनवर्स अपने एंगल को -90 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के बीच में ही निकाल पाता है। तो अगर एंगल π/2 से बढ़ गया, π/2 से बढ़ गया, तब हम उसको अपने रेंज में नहीं रख सकते हैं, ठीक है, तब हम उसको अपने रेंज में नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए हम फिर क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको कैसे करें, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, साइन इनवर्स ऑफ, इसे लिखना होगा माइनस साइन, और तुम्हें क्या करना होगा, इस एंगल में से जो 2 थीटा है उसमें से -π करना होगा, या फिर सिंपल सी बात है भाई, आप ऐसे कर लो ना, साइन ऑफ π - 2 थीटा। अब π - 2 थीटा से क्या होगा, जरा सोचो, -2 थीटा से क्या होगा, ये -π से -2 थीटा कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा हमारा, -π से लेके -π/2 तक, यहाँ से ये आ जाएगा पहले, ये बाद में। अब इसमें हम पाई जोड़ेंगे, तो π - 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके, इसमें क्या जोड़ रहे थे, पाई जोड़ रहे थे, तो ये π/2 तक। हाँ, अब हमारे रेंज में आ जाएगा 0 से लेके π/2 तक। इसका मतलब इसी क्वेश्चन का एक और आंसर क्या हो जाएगा, π - 2 थीटा, यहाँ से, ठीक है। तो π - 2 थीटा का मतलब हुआ π - 2 × थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x। तो ये आंसर भी हो सकता है। अगर कोई बच्चा x के जगह पे cos थीटा पुट कर दे तो हो सकता है कि उसका आंसर थोड़ा सा अलग आए, लेकिन वो आंसर अलग दिखने में लग रहा है, वैसे है नहीं। क्यों, क्योंकि एक फार्मूला आप जानते हो, साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 - cos इनवर्स x होता है, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि 2 साइन इनवर्स x का वैल्यू अगर निकालना है, या फिर इसका वैल्यू अगर निकालना है, तो इसमें तुम क्या करो कि π - 2 साइन इनवर्स x की जगह पे लिख दो π/2 - cos इनवर्स x, ठीक है, ये लिख दो। अब ये जब अंदर जाएगा तो पाई माइनस, ये 2 कट जाएगा, तो ये पाई माइनस प्लस 2 cos इनवर्स x, यानी कि ये खत्म हो गया और कहानी बन गई 2 cos इनवर्स x की। तो आंसर में आपको ऑप्शन में 2 cos इनवर्स x भी दे सकता है। तो अगर सब पुट करते समय साइन थीटा के जगह पे cos थीटा पुट किए होते तो क्वेश्चंस और भी इजी हो जाता। लेकिन फिर भी अगर इजी नहीं हुआ तो तुम इस तरह से भी समझ सकते हो। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर अच्छे से पढ़े हो तो ये सारी कहानियाँ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और नहीं पढ़े हो तो जाके पढ़ लो, प्लेलिस्ट में लिंक है मेरे चैनल के, ठीक है। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ x बराबर 80 स्क्वायर एंड y बराबर 280 देन फाइंड द d2y बाई dx स्क्वायर। पैरामेट्रिक फॉर्म में हमको इक्वेशन दिया है और हमसे d2y बाई dx स्क्वायर पूछ रहा है। दिक्कत का है, निकाल लेते हैं। ठीक है, x बराबर है 80 स्क्वायर और y बराबर है 280। अब बताओ d2y बाई dx स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग dy बाई dx निकालते हैं। तो dy बाई dx के लिए हमको y तो x के रिस्पेक्ट में दिया नहीं है जो हम डिफ्रेंशिएट कर ले, तो क्या करेंगे फिर? सबसे पहले हम y को अगर t के रेस्पेक्ट में दिया है तो t के ही रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर dx को भी हम t के रूप में दिया है तो इसको भी t के ही रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। फ़ायदा क्या होगा कि dt को हम ऐसे मानेंगे कि कट गया और dy बाई dx हमारा आ गया। वैसे काटते नहीं हैं, तो y को अगर t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कितना होगा? 2 है, क्योंकि t का डिफ्रेंशिएशन 1 और डिवाइडेड बाई 80 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन यानी कि d ऑफ x के ऊपर 80 स्क्वायर यानी 80 स्क्वायर का t के रेस्पेक्ट में, तो 280 और t स्क्वायर का हो गया 2t, कहानी खत्म, क्योंकि t ही था और t का t के रेस्पेक्ट में 1, तो dx बाई dt 280 आया। समझ में आया बात? अब a से a कट गया और ये बन गया तुम्हारा 2 से 2 भी कट गया और ये बन गया 1 बाई टी। अब जरा सोचो कि d2y बाई dx स्क्वायर का क्या फार्मूला होगा? इसका फार्मूला हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू x, यही होता है। तो dy बाई dx को एक बार और डिफ्रेंशिएट होता है, 1 बाई टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। अब एक्चुअली तुम डिफ्रेंशिएट x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो 1 बाई टी का तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर लिख दिए, लेकिन t का क्या लिखोगे? dt बाई dx। अब dt बाई dx कैसे निकालोगे? तो यहाँ देखो dx बाई dt तुम निकाले थे, क्या आया था? 280। तो अगर dt बाई dx निकालोगे तो ये 280 पलट के होगा केवल, यानी कि 1 बाई 280। समझ रहे हो आप? तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर और dx बाई dt को अगर उलट दोगे ये ऊपर और ये नीचे, तो dt बाई dx आ जाएगा। इसका मतलब 280 को उलटना पड़ेगा, तो 1 बाई 280। तो ये कितना हो जाएगा? 1 बाई 280 माइनस 1 बाई 2a t क्यूब माइनस 1 बाई 2a t क्यूब। तो यही तुम्हारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x एट विच द टेंजेंट लाइन्स आर पैरेलल टू द 4x प्लस y माइनस 3। ठीक है ना? देखो y बराबर हमें क्या दिया है? तो ये दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 4x, और बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स, यानी कि हमको सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करके निकालना है एट विच द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू दिस। तो सबसे पहले जो हमारा टेंजेंट है यानी कि dy बाई dx है इस फंक्शन का, वो किसके पैरेलल है? तो वो पैरेलल है हमारा 4x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लाइन के। तो जरा बताओ इस लाइन का स्लोप क्या है? तो इस लाइन का स्लोप कोफिशिएंट ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ y इंटू माइनस, यानी कि इस लाइन का स्लोप आपका माइनस 4 है। अगर इस तरह से स्लोप नहीं निकालने आता है तो ऐसे निकालो, y बराबर क्या लिखोगे? माइनस 4x और माइनस 3 जाएगा प्लस 3, तो y बराबर mx प्लस c होता है, तो m उसका स्लोप होता है, तो माइनस 4 इसका स्लोप है। तो हमको ये बोल रहा है कि जो इस लाइन का मतलब ये जो हमारा टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है। तो कोई भी कर्व हो उसका टेंजेंट अगर किसी लाइन के पैरेलल हो तो इसका मतलब तो यही ना हुआ कि इसका स्लोप बराबर होगा। इसका मतलब dy बाई dx का वैल्यू माइनस 4 के बराबर होगा, क्योंकि उसके स्लोप के बराबर होगा। अब dy बाई dx इसका आराम से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? देख रहे हो आप लोग? तो 3x स्क्वायर माइनस 3 दूना के 6x और माइनस 4, ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके बराबर में? माइनस 4 के। ठीक है ना? अब देखो इसको इधर खींचो, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। हम 3 को काट सकते हैं, 3 दूना के 6 बार में, तो x कॉमन ले लो तो x माइनस 2 बचेगा। समझ रहे हो आप? तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। तो हमसे पॉइंट पूछा था, तो x बराबर अगर हम 0 डाल दें तो हमारा y बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 0 डालोगे तो 0 0 0, तो y 0, तो एक पॉइंट हमारा e हुआ। और x बराबर अगर तुम 2 डालोगे तब y क्या मिलेगा? तो 2 दूना 4 दूना के 8, फिर माइनस यहाँ डालोगे 2 तो 2 दूना के 4 और 4 तिया 12, और यहाँ डालोगे तो 4 दूना के 8 तो माइनस 8,
तो 12 8 20, या ये 8 8 को काट दो, ये हो गया -12। तो इसका मतलब 2 x बराबर 2 और y बराबर -12। तो पॉइंट क्या हो गया, एक हो गया ओरिजिन 0 0 और एक हो गया 2, -12। 2 पॉइंट्स आपके हो गए। तो यही 2 पॉइंट्स थे जहाँ पे टेंजेंट जो होगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा। अब अगला क्वेश्चन जो 24 था वो वेक्टर का है, जो कि आएगा नहीं। फिर उसका और में भी वेक्टर का ही क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन जो है वो 25 जो है वो इसका है, क्या बोलते हैं, 3D का, प्लेन का, वो भी नहीं है। 26 है प्रोबेबिलिटी का, वो भी नहीं है। तो इस तरह से हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए 2020 का। अब 2017 से लेके 2019 तक का कंप्लीट करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और ये दोनों चीज़ आप अगर करके जाए तो आपको मैथमेटिक्स में कंप्लीट नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल आप समझ के जाइएगा। थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियोस हमारा मिलता रहे हमेशा। जो भी हम वीडियोस दें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।